नमस्कार। आज चंद्रगुप्त नाटक का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। इस नाटक में नाटक के पात्र परिचय, नाटक की कथा वस्तु को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाटककार जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 4 अंक और 44 दृश्य है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ, जिसमें 4 अंक और 44 दृश्य है। यह किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। अब जानेंगे पात्र परिचय को। पात्र परिचय। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं, तक्षशिला के आचार्य हैं तथा सिंहरन और चंद्रगुप्त के गुरु हैं। चाणक्य, इस नाटक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं, तक्षशिला के आचार्य, सिंहरन और चंद्रगुप्त के गुरु हैं। अगला पात्र है चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट और मगध के राजकुमार। चंद्रगुप्त नाटक का नायक है, जो तक्षशिला में चाणक्य के अध्ययन करता है। अध्ययन उपरांत चाणक्य के समूह में शामिल होकर के पूरे आर्यवर्त की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं और सफलता भी हासिल होती है और अंततः ये मौर्य सम्राट बनते हैं। ये मगध के राजकुमार हैं। अगला पात्र है नंद, मगध सम्राट। नंद जो है मगध के सम्राट है। ये भोगी विलासी प्रवृत्ति के सम्राट है। ये अपने देश के हित में न लड़ करके ये बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित होना चाहते हैं। इसी से चाणक्य के साथ इनका बकझक हो जाता है और चाणक्य को अपने दरबार से निकाल देते हैं। तब वो खिंच जाते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं नंद कुल का नाश और भारत की रक्षा नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने चोटी नहीं बांधूंगा। इस तरह की चाणक्य अपना प्रतिज्ञा लेते हैं। अगला पात्र है राक्षस, जो मगध का अमात्य है। अगला पात्र है वरुचि, मगध का अमात्य। सक्टार मगध का मंत्री हैं। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरन मालव गणमुख का कुमार। प्रतेश्वर पंजाब का राजा। चंद्रगुप्त के बारे में समझ गए, नंद के बारे में समझ गए। राक्षस जो है मगध का अमात्य। वरुचि, जिसे कात्यायन के नाम से भी जानते हैं, ये मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री है। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार है, जो अपने यहाँ सिकंदर को आश्रय देता है। सिंहरन मालव गणमुख का कुमार है। प्रतेश्वर पंजाब का राजा, पंजाब को पोरस के नाम से भी जानते हैं। अब अगला पात्र है सिकंदर, ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। गंधार नरेश आम्बिक का पिता। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति। देखिए, सिकंदर जो है ये ग्रीक विजेता है। ये उद्देश्य चाहते हैं कि भारत पर आएंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, पूरे भारत को अपने वश में करेंगे। इसे ये जो है सबसे पहले तक्षशिला में आते हैं और आम्बिक के प्रलोभन दे करके उन्हीं के यहाँ ये आश्रय में रहते हैं। फिलिप्स जो है सिकंदर का क्षत्रप है। फिलिप्स जो है ये सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता हैं। गंधार नरेश आम्बिक का पिता है।
सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति हैं और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है कार्नेलिया। दंडायन एक तपस्वी है। दंडायन एक तपस्वी है। ये ऐसी तपस्वी हैं जो पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि भावी सम्राट चंद्रगुप्त बनेंगे, और वो सत्य होता है। अब स्त्री पात्र को जानेंगे। अलका तक्षशिला की राजकुमारी। अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी है और अंबिक की बहन। अगला पात्र सुवासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध राजकुमारी। मालविका सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। सुवासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध राजकुमारी। मालविका सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। ये महिला पात्र यानी कि स्त्री पात्र है। समझ गए। एक एलिस है जो कार्नेलिया की सहेली है। अब नाटक के मुख्य तत्व को जानेंगे। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में नंदवंश के नाश और चंद्रगुप्त की राज अभिषेक का वर्णन किया है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का उज्जवल नाटक है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने नंदवंश के नाश और चंद्रगुप्त के राज अभिषेक का वर्णन किया, साथ ही देशभक्ति और राष्ट्रवाद का ये उज्जवल नाटक है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। देखिए, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। यह कथन किस पत्र का है और किस समय का? यह कथन किस पात्र का है? यह कथन जो है सिंहरन का है। ब्राह्मण न किसी के राज में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचारता है और अमृत होकर जीता है। यह कथन किस पात्र का है? ब्राह्मण न तो किसी राज में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह कथन चाणक्य का है। यह कथन उस समय कहा जब आंबिक इन्हीं पर कुचक्र करने का आरोप लगा रहे थे। उसी समय ये कथन चाणक्य कहते हैं। तो ये कथन चाणक्य का है। अगला कथन है गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य होती है और अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार, गुरुकुल में सिर्फ किसकी आज्ञा सिरोधार्य होती है? आचार्य की, और अन्य आज्ञाएं जो होती है वो अवज्ञा के कान से सुनी जाती है। राजकुमार, ये कथन जो है सिंहरन तक्षशिला के राजकुमार के सामने प्रस्तुत किए थे, वो कहे थे उन्हीं को। तो ये कथन है सिंहरन का। अगला कथन है मालव और मागध भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वो मिलेगा। मालव के राजकुमार सिंहरन और मागध के राजकुमार चंद्रगुप्त हैं। तो दोनों क्या है कि अपने अपने प्रादेशिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो ऐसे में
चाणक्य उसे समझाते हैं कि मालव और मागध को भूल करके जब तुम पूरे आर्यवर्त की बात करोगे तभी वो मिलेगा, तभी वो स्वतंत्र हो सकता है। इस तरह के कथन कहा। तो ये कथन जो है, ये कथन चाणक्य का है। खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिन है, तब वह तक न बंद होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। देखिए ये कथन, देखिए ये कथन है कि खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिन है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। ये कथन आप सभी जान रहे होंगे, ये कथन चाणक्य का है। जब चाणक्य को नंद के दरबार से उनके सेनापति के माध्यम से घसीट करके बाहर निकाल दिया जाता है, उसी समय ये कथन जो खींच रहे हैं तो उस समय ये प्रकट करते हैं कि खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु ये शिखा नंद कुल की काल सर्पिन है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। तो ये कथन किसका है? चाणक्य का है। अगला कथन है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं और मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु से मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने, फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। यह कथन किनका है? यह कथन किनके संदर्भ में कहा जा रहा है? ये जो कथन है सेल्यूकस के समक्ष अलका कह रही है। अगला है, यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालन या प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों का जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह स्वप्नों का देश है, त्याग और ज्ञान का पालन या प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? यहाँ भुलाई होगा, भुलाई होगा, इसको भव कर लेंगे। भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह कथन कार्नेलिया का है। कार्नेलिया भारत में आती है अपने पिता के साथ, तो यहाँ के सुंदर से, यहाँ के वातावरण से वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। तब कहती है कि ये ऐसा देश है जहाँ त्याग, ज्ञान का पालन, प्रेम की रंगभूमि है, तो ऐसे देश को भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है कार्नेलिया का। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल समाधान। देखिए ये महत्वपूर्ण कथन है कि जीवन एक प्रश्न है, मरण उसका अटल समाधान बिल्कुल है। जीवन प्रश्न है और उसका एक ही समाधान क्या है? मरण, यानी कि मृत्यु सबकी निश्चित है। तो ये कथन मालविका का है। राज किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। राज किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। तो ये कथन किसका है? अलका का है। आप जानेंगे कथा वस्तु को। चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में प्रसाद ने अतीत के कथा चित्रों के द्वारा
तत्कालीन राष्ट्र संकट को पहचानने और सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किए हैं। चंद्रगुप्त नाटक किस प्रकार नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने अतीत के कथा चित्रों के द्वारा तत्कालीन राष्ट्र संकट को पहचानने और सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किए हैं। यानी कि यह नाटक जिस समय जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे उस समय भारत परतंत्र था, स्वाधीनता की ओर के लिए बहुत सारे संग्राम किए जा रहे थे। तो उसी समय इस नाटक लिखा गया। इस नाटक में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देकर के उसे जो है अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के हितार्थ के लिए, राष्ट्र संग्राम में कूदने के लिए उसे प्रेरित किया। और अलका, सिंहरन, चंद्रगुप्त के माध्यम से राष्ट्रीयता की ओर अपनी सर्वस्व त्यागने के लिए वो तत्पर रहते हैं। अंततः भारत स्वतंत्र होता है। ये कथा वस्तु को इसमें दिखाया गया है इस तरह से। तो देखें कि इस नाटक की कथा वस्तु सिकंदर के भारत पर आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के प्रभाव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। ये जो नाटक है सिकंदर की भारत पर आक्रमण। सिकंदर भारत पर कब आए थे? 326 ईसा पूर्व। और मगध के कौन सम्राट हैं? नंद। तो नंद वंश के प्रभाव मतलब कि खत्म होना और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का उदय यानी कि सम्राट बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ यह नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना भारत के आज़ादी से पूर्व की थी, जब भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। इस नाटक में मुख्य रूप से नंद ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध चाणक्य के निर्देशन में किया गया और नंद को पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता सौंपी गई। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना भारत की आज़ादी से पूर्व की थी, जब भारत स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के संग्राम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उस समय ये लिखा गया था। तो इस नाटक के मुख्य रूप से नंद के अत्याचारी शासन के विरुद्ध चाणक्य के निर्देशन में संघर्ष किया गया है और नंद को पराजित करके चंद्रगुप्त को मौर्य सम्राट सौंपी गई है। यानी कि नंद कुल का नाश करके चंद्रगुप्त उस सत्ता में अपना अधिकार करते हैं, यानी कि सत्ता पर बैठते हैं। तो इस घटना पर आधारित ये नाटक है। और इस तरह से कह सकते हैं कि तक्षशिला नरेश यवनों से रिश्वत लेकर अपने यहाँ उन्हें शरण देते हैं और इस षड्यंत्र का पता चाणक्य, मालव के राजकुमार सिंहरन तथा चंद्रगुप्त को चल जाता है। आम्बिक की बहन अलका अपने भाई का विरोध करती हैं। भारत छोटे छोटे गणराज्य में विभक्त हैं जो अपने पर सीमित हैं। यह देखकर चाणक्य खिन्न है। वो संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए वह नंद से अपमानित भी होते हैं। अंततः चाणक्य अपने कूटनीतिक के माध्यम से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना ही देता है। देखिए, तक्षशिला जो है, तक्षशिला के नरेश आम्भिक जो यवन यानी सिकंदर से रिश्वत लेकर के उन्हें अपने यहाँ शरण देते हैं। अब जब इस षड्यंत्र का पता चाणक्य और मालव के राजकुमार सिंहरन और चंद्रगुप्त को जब पता चल जाता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और साथ ही साथ जो आम्बिक की बहन अलका है वो अपने भाई का विरोध करती है, जो चाणक्य को समर्थन करती है। अपना भाई का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वो यूनानी सम्राट सिकंदर को अपने यहाँ शरण दिया, इसलिए। भारत तो छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था और सभी
गणराज्य के सम्राट अपने में स्वतंत्र थे, एक दूसरे पर ईर्ष्या करते थे और इस तरह से भारत अलग अलग गणराज्यों में बटा हुआ था जो अपने पर सीमित था। तो ये देखकर चाणक्य खिन्न थे। चाणक्य चूंकि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, इसलिए यह देख करके उसे मन में खिन्न होता था। वो संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए नंद से वो अपमानित भी होते हैं और जब चाणक्य नंद को सलाह देते हैं कि इस तरह नहीं कीजिए तो उसी को विरोध करते हैं, उसको घसीट कर निकाल देते हैं, अपमानित करते हैं। तभी वो संकल्प लेते हैं कि जब तक से मैं नंद कुल का नाश नहीं करूंगा तब तक से मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। अंततः चाणक्य अपने कूटनीतिक के माध्यम से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना ही देता है। तो इस तरह से ये कथा वस्तु को तैयार किया गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।